आज राजनेताएं तो मलाई मार रहे हैं, है नहीं, लेकिन पत्रकारों को कोई सुविधाएं नहीं है जी। जो आप कहते हैं ना, पत्रकार चौथा स्तंभ है। कहीं से संविधान में कहीं कोई इसका वो चौथा स्तंभ का कोई विवरण नहीं। और जो बाकी तीनों स्तंभ हैं, जिसमें राजनेता भी हैं, हमारा प्रशासन भी है, जुडिशरी भी है, जो सब मलाई मार रहे हैं। पत्रकारिता जो सदैव ही चुनौती भरा कार्य रहा है जी। आज ही नहीं, आप शुरू से ही इतिहास उठा के देखें। जब देश की आज़ाद हुआ उसमें पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और जितना संघर्ष पत्रकारों ने किया, मैं समझता हूँ इतने यहाँ के राजनेताओं ने भी नहीं किया। नमस्कार, एचबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम का मोहताज नहीं है, और उनके सम्मान में मैं सिर्फ इतना ही कह सकूँगा कि आपसे झुककर जो मिलता होगा, आपसे झुककर जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। आज हमारे बीच, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि एचबी न्यूज़ के इस स्टूडियो में, इस चर्चा में देश के जाने माने पत्रकार और कई संगठनों, जैसे मैं आपको बता दूं, श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष और अलीगढ़ प्रेस क्लब के महासचिव और साथ ही अलीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हमारे बीच, हमारे आइडियल और आदरणीय प्रदीप शर्मा जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा एचबी न्यूज़ में कि आज आपने आकर इसकी शोभा बढ़ाई और इसको धन किया। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान परिवेश जो है उसमें हिंदी पत्रकारिता और कई भाषाओं की पत्रकारिता यहाँ हमारे देश में होती है, और हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, कई भाषाएँ उसमें शामिल हैं, क्योंकि ये विभिन्न धर्म संप्रदायों का देश है। और सत्यम शिवम सुंदरम वसुदेव कुटुंबकम। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आज वर्तमान परिवेश में किस तरीके से पत्रकारिता एक चुनौती भरा काम है। पत्रकारिता जो सदैव ही चुनौती भरा कार्य रहा है जी। आज ही नहीं, आप शुरू से ही इतिहास उठा के देखें। जब देश की आज़ाद हुआ उसमें पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और जितना संघर्ष पत्रकारों ने किया, मैं समझता हूँ इतने यहाँ के राजनेताओं ने भी नहीं किया। पहले पत्रकार जो है खबरें भी लाता था, स्वयं छापता भी था, स्वयं बेचता भी था, और अंग्रेजों के कहते हैं ना शोषण का भी शिकार होता जी था। सर। और आज कहते हैं ना, वो धीरे धीरे जो समय जब घटता गया, पत्रकारिता का जोखिम उतना ही बढ़ता गया। आज राजनेताएं तो मलाई मार रहे हैं, है नहीं, लेकिन पत्रकारों को कोई सुविधाएं नहीं है जी। जो आप कहते हैं ना, पत्रकार चौथा स्तंभ है। कहीं से संविधान में कहीं कोई इसका वो चौथा स्तंभ का कोई विवरण नहीं। और जो बाकी तीनों स्तंभ हैं, जिसमें राजनेता भी हैं, हमारा प्रशासन भी है, जुडिशरी भी है, जो सब मलाई मार रहे हैं। और उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी भ्रष्ट हैं, अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और पत्रकारों का जितना ये लोग शोषण कर सकते हैं वो करते जा रहे हैं। आज जो आपने बता, पत्रकारों के अलावा सबसे बड़ा काम जो हमारे यहाँ जो खतरा भरा है वो कैमरामैन का होता है जी। हम पत्रकारिता, समाचार तो दूर रह कर के भी कर सकते हैं, लेकिन कैमरामैन को तो मौके पे ही जाना होता है। कहीं पथराव भी हो रहा है, कहीं गोली कांड भी हो रहा है, कहीं आतंकवादी घटनाओं का भी कवरेज करनी होती है। अब ये आपका इजराइल गाजा में और हमास का जो युद्ध चल रहा है, वहाँ भी लाइव लोग बाग जा रहे हैं। तो और ख़ास तौर से जब कैमरामैन जब वहाँ पे रिकॉर्डिंग करता है तो कितना बड़ा जोखिम है, वो जान जोखिम है नहीं, जान हथेली पर वो काम। लेकिन सरकार आज पत्रकारों को ना तो कोई सुविधा दे रही है। हमारे प्रदेश सरकार ने जो है पेंशन की घोषणा की,
जी। और उसमें इतनी इतनी कंडीशनें लगा दी हैं, है नहीं, कि साहब रेगुलर 15 वर्ष जिसकी मान्यता होगी उसी को हम पेंशन देंगे, और वो भी अभी तक लागू नहीं हो पा रही है। जब मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है, क्या उनको ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? हमारे बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, चाहे वो जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, उनके प्रतिनिधि जो बाकायदा उनका पीएफ कटता है, क्या वो पत्रकार नहीं है? बिल्कुल पत्रकार वो हैं। कुछ छोटे मोटे भी अखबारों के जो हमारे जो जोखिम भरा काम जो करते हैं, विशेष तौर से साप्ताहिक अखबार, ये सब इतना जोखिम भरा, क्या वो पत्रकार नहीं है? तो उनको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही? पहले तो अभी तो उनका भी नहीं हुआ मान्यता प्राप्त वालों का। मैं तो कहता हूँ सरकार से, तुम करिए तो सही शुरुआत, है नहीं, लेकिन अभी वो भी शुरुआत नहीं हो रही मान्यता वालों की। तो ऐसी स्थिति में सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के विषय में सोचना चाहिए। और जोखिम तो इतना है, आज भी है, कि अखबार निकालना बहुत मुश्किल काम है। डेली अखबार है, साप्ताहिक वालों के लिए और भी बहुत सी दिक्कतें हैं। और जो अखबार हम पब्लिक को 6 और 7 रुपये का दे रहे हैं, वो अखबार जो है क्या है 15 और 20 रुपये का पड़ता है जी, और बाहर छपने के बाहर। और सरकार ने विज्ञापन देने के लिए छोटे अखबारों के लिए इतनी शिद्दत पैदा कर दी है, इतनी मतलब जो उन्होंने जो नियम बना दिए हैं, शर्तें जो लगा दी हैं, वो बहुत बड़ा जोखिम बड़ा काम है। सरकार को उन नियमों में शिथिलता देनी चाहिए, कुछ छूट देनी चाहिए, जिससे आसानी से वो अखबार प्रकाशित कर सके। सर एक बात और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप 4 दशकों से ये हिंदी पत्रकारिता के विषय को गहन अध्ययन किया है, और इसके सेमिनारों में आप रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठनों में आपका जाना ना रहता है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि मान्यता प्राप्त पत्रकार को तो एक बार सुविधा मिल जाती है भारत सरकार की ओर से, वो जो पत्रकार जो कहीं ना कहीं वो जो और प्रतिष्ठित अखबारों को छोड़ के काम कर रहे हैं, तो वो बगैर सुविधा के काम, बिल्कुल, तो क्या वो हकदार नहीं है किसी सुविधा? बिल्कुल हकदार हैं, लेकिन आप पहले तो ये आपने कहा ना मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सुविधा मिल जाए। क्या सुविधा मिल रही है? पहले ट्रेन में थी, ट्रेन में कंसेशन था 50%, सरकार ने वो भी वापस ले लिया, आज तक उसको लागू नहीं किया। इन्होंने कोरोना का वो दिखाकर भय लगा के उसको उस समय तो वापस ले लिया, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं। और अगर इन्होंने इसको शीघ्र लागू नहीं किया, शीघ्र इस पत्रकारों को जो सुविधा नहीं दी, तो सन 24 में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज, पत्रकारों को मान्यता गैर मान्यता के बीच में इन्होंने सरकार बांट रही है। पत्रकार मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, उर्दू, हिंदी, ये सब नहीं होना चाहिए। पत्रकार पत्रकार है, और जो एक को सुविधा देते हो वो दूसरे को भी मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। वो किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी समाचार पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सबको मिलनी चाहिए। क्योंकि पत्रकार जब काम करता है तो जोखिम सबके लिए है। तो जोखिम के साथ साथ बच्चे भी सभी के, सबको बच्चे, आप जब बच्चे उसको पत्रकार को 2 पैसे नहीं मिलेंगे तो बच्चे कैसे पालेगा? घर चलाना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। है मजीठिया आप सरकार ने लागू करवाने के बाद में भी आज तक उसको लागू नहीं कर पा रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हुए भी उसे लागू नहीं करा पा रही है, और ये लागू कराना सरकार का काम है। तो ये सब सरकार को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। ये सब जो विधायक और एमपी जो हर बार अपनी जो मतलब चाहे विधायक की भी पेंशन ले रहे हैं, सांसद की भी ले रहे हैं, और जो भी कुछ है उसमें बार बार ले रहे हैं, जबकि आप पत्रकारों को कुछ सुविधा नहीं दे रहे हैं। आप मान लीजिए, आप कहेंगे कि साहब सरकार पे बोझ ज़्यादा पड़ेगा, बिल्कुल चलिए हम मानते हैं आपकी बात, आप बिल्कुल मत दीजिए, तो आप अपनी भी पेंशन बंद कीजिए। बिल्कुल आपके विधायक और जिस सांसद की भी पेंशन से क्या सरकार पे बजट बोझ नहीं पड़ रहा है, तो आप उसको भी वापस लीजिए। बजट बाकायदा बजट जारी होता है साहब इसके लिए, केंद्र राज्य सरकार की हो। तो वही चीज़ें सरकार जब अपने लिए कोई नियम बनाते हैं, जो विधायक एमपी, तो जो पार्लियामेंट में तुरंत लागू हो जाते हैं। और आज पत्रकारों के लिए कोई सुविधा नहीं है, मान्यता और गैर मान्यता का, तो इन्होंने सिर्फ हम लोगों को फूट डालने के लिए काम किया है जी। अब सुविधा है क्या? मान्यता प्राप्त को भी कोई सुविधा नहीं है।
आवास की भी कोई सुविधा नहीं है, हैं? सिर्फ आपने एक बस में यात्रा करा दी, तो बसें ही नहीं है तो आप क्या सुविधा देंगे उसमें? सही बात सर। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि इतनी चुनौतियाँ हैं कि सड़क पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, सड़क पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर नींद की गोली नहीं लेते। क्योंकि आप भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ में आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं, क्योंकि वो श्रमजीवी पत्रकार जो कई देहात में काम करती है, हमारा देहात में भी काफ़ी पत्रकार है जो कि देहात से जुड़ा हुआ होता है, और उनके लिए भी खासा जोखिम बना रहता है। रात बिरात कोई घटना हो जाती है तो वो अपना सुख चैन छोड़कर, चाहे वो रात के मध्य रात्रि का वाक़या हो, वो हम तक वो खबर पहुंचाते हैं, अखबार तक सूचना पहुंचाते हैं, फोटोग्राफ पहुंचाते हैं, वीडियो पहुंचाते हैं। अभी कई एक घटनाएं आपने देखी होगी, चंद्रमा पे घटना होती तो कितना पूरे देश में वो मामला गया था। तो उस घड़ी में भी चंद्रमा, क्योंकि आप जानते हैं हाथरस संसदीय क्षेत्र में आता है और देहात में आता है वो चंद्रमा, और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चलो की पत्रकार रातों को खेतों में रहे, उनको जाने तक नहीं दिया गया। और इस बीच नोक-झोंक भी की खबरें भी आप देश के प्रमुख चैनलों ने चलाई, और बामुश्किल तमाम उसको उसके परिवार वालों को कुछ बयान मिल पाया उस लड़की का। सर, तो किस नज़रिए से इस जोखिम को दिख रहे हैं सर? देखिए, जो अभी आपने कहा ना, मैंने शुरू में ही कहा कि पत्रकार का काम जोखिम भरा है। पत्रकार सच्चाई उजागर जब करता है तो सरकार नहीं चाहेगी कि हमारी सच्चाई उजागर हो। जब आप और पत्रकार सच्चाई उजागर करेगा तो वो उसको प्रतिबंध भी लगाएगी, उसको वहाँ मौके पे पहुँचने भी नहीं देगी, और जब तक पत्रकार पहुँचेगा उसको चाहेगी कि उसको वहाँ से सारे सबूत मिटा दिए जाएं। मतलब वो तब तक वो सारा कुछ अपना तामझाम समेट चुकी होगी जी, प्रशासन जो है वो। जी, तो वही चीज़ें पत्रकारिता रही जोखिम बड़ा काम है नहीं? अब जहाँ अभी आपने कही कि वो मानता वाली बात अभी आपने उठाई, उसमें मैं यहाँ एक बात तो बता दूं, मानता जो है वो श्रमजीवी पत्रकार को मिलनी चाहिए, है नहीं? श्रमजीवी पत्रकार कौन है? जो श्रम करके और पत्रकारिता कर रहा है और अपने बच्चों का पालन कर रहा है, वह श्रमजीवी पत्रकार है। लेकिन हमने तो ये देखा है कि जो मानताएं जिनको मिल रही हैं वो पत्रकारिता से जुड़े हुए ही नहीं है। अधिकांश मालिकान अपने रिश्तेदारों को और अपने परिजनों को मानताएं दिला देते हैं, और असली पत्रकार सड़कों पे घूम रहा है। तो उस सरकार को ये चाहिए कि वो मानता देते समय ये देखे कि ये कौन है, कोई मालिकों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, या वाकई श्रमजीवी पत्रकार है। और किसका बनता है सर? जो श्रमजीवी पत्रकार है, जो काम कर रहा है, जो फील्ड में है, रातों दिन भाग रहा है। अच्छा, और आप अगर मानता उसमें दे रहे हैं तो आपको ये भी करना चाहिए। अब माने किसी अखबार में मान लीजिए 100 पत्रकार हैं, आप मानता कितने को दे रहे हैं? 1 या 2 या 3 को, बाकी लोग। सुविधा तो सभी पत्रकार को मिलनी चाहिए, जिससे सभी लोग अपने जीविका का पालन उनके लिए आसान हो। और दूसरा, ये जो हमारी सरकार से बहुत समय से मांग है पत्रकार सुरक्षा कानून की, लंबी चल रही है, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून काफ़ी हम 10 वर्ष 15 वर्ष से इसकी मांग उठाए हुए हैं, लेकिन सरकार अभी इसको लागू नहीं कर रही है। यहाँ तक कि हमारे जो प्रेस काउंसिल में जो सिर्फ प्रिंट मीडिया आता है जी, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तो है ही नहीं। इसलिए अगर इन सब, और जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं हमले ज़्यादातर उन्हीं पे हो रहे हैं, तो हम सरकार को चाहिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए, प्रेस काउंसिल में के उसमें थोड़ा संशोधन करके उसमें इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया ये सभी को लाके, है नहीं, एक जगह उसमें एक मंच पर, सब नहीं, मंच में नहीं, सबकी सुरक्षा का उसमें कानून बनना चाहिए। प्रेस काउंसिल के उसमें जो है खाली प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं, सभी को साथ रखना चाहिए, जो मीडिया जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये आपने देखा होगा कि अभी बात हुई थी कि जान में रहता है, तो क्या जैसे मैं जो मेरी जानकारी में है, कई मुख्यमंत्रियों की घोषणा भी हुई है, किसानों का बीमा होगा, लघु कुटीर उद्योग का बीमा होगा, तो क्या पत्रकारों को नहीं होना चाहिए? बिल्कुल है। देखिए, बहुत से बीमा है और जिनका नहीं है उनका भी होना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे कानून की पूरी सभी लोगों को जानकारी नहीं है। पत्रकारों का बीमा
है भी, लेकिन बहुत सौ को जानकारी नहीं है, तो उसकी वजह से वो अनजान भी है, और जिनका नहीं है उनका भी होना चाहिए। दूसरी चीज, और इसके अलावा बीमा के अलावा भी और बहुत सी चीजें हैं, वो भी होनी चाहिए। अब बात है, अब आपका आप जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स में जो है सभी को छूट है, जो 3 स्तंभ है ना जो हमारे लोकतंत्र के, वो तीनों छूट का फायदा ले रहे हैं। सिर्फ चौथा स्तंभ, आप जिसको आप चौथा स्तंभ बताते उसको क्यों नहीं मिल रहा? पत्रकारों को भी जब अपने कहते हैं ना काम से, जब एक टोल से दूसरी तरफ जाना होता है, अब जैसे अलीगढ़ जनपद का ही हाथरस में जा रहा है तो बीच में टोल पड़ रहा है, तहसील पे जा रहा है बीच में भी टोल पड़ रहा है, मत देना पड़ रहा है। जबकि एक और दुर्भाग्य की बात है, एक मामूली सब इंस्पेक्टर वो अपना आई कार्ड दिखा के उसका टोल माफ है। क्यों माफ है? वो कार में जो बैठा है तो वो जो पुलिस कर्मचारियों के तो टोल माफ हैं जी, पत्रकारों के नहीं है। तो जो सरकार को जो अपनी नीति है उस पर विचार करना चाहिए, और पत्रकारों को सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए, पत्रकारों को प्रशिक्षित भी करना चाहिए, पत्रकारों की कहते हैं परिवार की ओर ध्यान रखते हुए उनको वेतन वगैरह की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो 60 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं सभी को पेंशन देनी चाहिए। सर एक आखिरी खास सवाल, कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सवाल उठते रहे हैं और सरकार भी उठाती रही है, मैं ये नहीं कहता, सरकार भी उठा रही है, और तो सरकार का मन भी है कि इन प्लेटफॉर्म की जांच करा के बंद करें, और दूसरी तरफ बड़े चैनलों के जो हुक्मरान हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं, तो उन पर आरोप लग रहे हैं, और कुछ दलों ने तो उनका बहिष्कार भी कर रखा है कुछ चैनलों पर। तो क्या जवाब है, क्या कमी मांगी? देखिए, इसमें हम दोनों तरफ को देखनी चाहिए। हमारे भी कुछ साथी कहते हैं ना कि कुछ चीजें गलत कर जाती हैं जी, हमको भी अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक दलों को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग निष्पक्ष होते हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए अगर वो कोई बहिष्कार करते हैं तो वो गलती करते हैं जी, लेकिन हमको भी सच्चाई का सहारा लेकर चाहिए, यानी हमको भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर हमारे ऊपर इतनी उंगलियां क्यों उठ रही हैं जी। और आत्मचिंतन करके हमको अपने अंदर जो अगर यदि वाकई कमी है तो उसे दूर करना चाहिए। बाकी हमें किसी राजनीतिक दल की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अपने उनका काम है अहले सियासत जाने, उनका काम मोहब्बत है, वो जहाँ तक पहुँचे। उनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है अपना काम करना और निष्पक्षता से करना। आप अपना काम करते रहिए, है नहीं, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। बिल्कुल, हमें अपने उद्देश्य को, क्योंकि मिशनरी वर्क कहा जाता है, अपने लक्ष्य से पीछे भटकना नहीं चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है ईमानदारी से पत्रकारिता करना, उसे आप करते रहिए, निष्पक्ष निर्भीक होकर आप काम कीजिए। सर, कोई अगर परेशानी जैसे किसी पत्रकार को आती है, कोई आजकल देख रहे हैं तमाम मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो खासतौर से अगर प्रशासन को पता लग जाए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो सबसे पहले एफआईआर होती है। अगर प्रशासन को ये पता लग जाए कि ये बंदा जो पत्रकार है, या किसी मैगजीन या किसी अखबार से जुड़ा हुआ है, या किसी पोर्टल से जुड़ा हुआ है, या किसी एजेंसी से जुड़ा हुआ, तो सबसे पहले एफआईआर होती है। तो ऐसी स्थिति में भी सर क्या हो सकता है? देखिए, वो उनका जो काम है वो तो करेंगे ही, और उसका करने का कारण यही है कि हम लोग संगठित नहीं हैं पूरी तरीके से। आज अगर हम संगठित हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर सके। और अगर फिर भी कोई करता है तो प्रेस काउंसिल है हमारे लिए, अदालतें हैं, हमें उसका दरवाजा खटखटाएंगे। और हमारे जो संगठन है आप हमारे पास लाइए, उनको प्रेस काउंसिल में हम लोग भी रखवाएंगे, और हम भी अपना पूरा संगठन स्तर पे पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। हम भी अपनी मांगों को लेके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबसे मिलते ही रहते हैं, वहाँ उस लेवल पे इन समस्याओं को उठाएंगे, उस पटल पे आप उठाते रहते हैं। लेकिन हम फिर वही कह रहे हैं कि हमें संगठित होना चाहिए। जितने आप संगठित होंगे उतनी बात आपकी सुनी जाएगी। और खाली हम वैसे ही पद लेके इधर उधर घूमते रहें, हमारे साथ पत्रकारों की संख्या ना हो तो उससे काम नहीं चलता है। हमको भी
कहते हैं सब कुछ संगठित करना चाहिए, और आप लोगों को भी, जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं, वो हमको भी बल प्रदान करेंगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी और हम भी उसी जोर शोर से सरकार के सामने आप लोगों की बात को रख सकेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रेस क्लब के महासचिव और अलीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष परम आदरणीय श्री प्रदीप शर्मा जी। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने वर्तमान समय में पत्रकारिता की चुनौती पर जो अपने उद्गार व्यक्त किए, अपने अनुभव साझा किए, को पिछले 4 दशकों से आप संगठन की देखभाल कर रहे हैं और हिंदी पत्रकारिता से आपने बड़े बड़े अखबारों को देखा है, चाहे टाइम्स रहा हो और मानता आपने ली, और साथ ही 4 दशकों से आपने जिस तरीके से संगठनों में अपना पूरा समय दिया है और आज भी दे रहे हैं। सभी प्रांतों में आप जाते हैं और सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पत्रकारों की जो कुछ समस्याएं हैं या कोई उनका हक है तो उसकी लड़ाई आपने लड़ी है। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं विशाल नारायण, अलीगढ़।